वेलकम टू SalamPeople.com। दोस्तों, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग क्लियर आ चुके हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। अगर हम बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो 240 का आंकड़ा बीजेपी अभी तक पार नहीं कर पाई। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो 230 के आसपास ही ये इनके आंकड़े हैं, जो कि अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो 100 के आसपास कांग्रेस की सीटें अभी हमें दिखाई दे रही है जीत की ओर, जो है या लगभग जीत चुकी है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि सलाम पीपल ने जब चुनावी महाराष्ट्र और मुंबई में चुनाव हुए थे तो हमने एक सर्वे जारी किया था। ये प्रिडिक्शन और सर्वे जारी हुआ था। मुंबई शहर के जाने माने एडवोकेट फिरोज उस्मान जी ने ये सर्वे हमें बताया था। SalamPeople.com के एक एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया था कि किसकी कितनी सीटें आ रही है, और उन्होंने साफ तौर पे कर दिया था कि इस समय बीजेपी को 60 से 65 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने इस पर भी जोर दिया था कि सबसे तगड़ा झटका जो है बीजेपी को वो महाराष्ट्र में है। कहीं ना कहीं उनका ये प्रिडिक्शन या उनका जो सर्वे था, जो उनका स्टडी है, वो बिल्कुल आज सही साबित होती दिखाई दे रही है। सलाम पीपल ने बार बार इस तरह के यहाँ पर कई वीडियोज़ हमने बनाए, आज भी बनाए हमने, उन चीज़ों के भी को भी आपके सामने रखा है। आपने भी उसे काफ़ी सराहा। तो इस समय दोस्तों, आपका वक्त ज़ाय ना करते हुए सीधे हम एडवोकेट फिरोज उस्मान जी के पास आपको ले चलते हैं। अब उनसे जानते हैं कि अब अगला क्या। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। बीजेपी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार बनाने जा रही है। इंडिया अलायंस राहुल गांधी जी की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने भी अपने पत्ते अभी पूरे नहीं खोले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिरोज उस्मान जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने सलाम पीपल के एक प्लेटफॉर्म पे कहा था 60 से 65 सीटों का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो बिल्कुल आज वो हमें दिखाई दिया है। अब आगे क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल ही में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की ये जीत है, क्योंकि एनडीए गठबंधन 300 के आसपास पहुंच चुका है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम में। उन्होंने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले कि वो उनका गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है या नहीं, या कौन से सपोर्ट पार्टनर उनके संपर्क में है। अब आपको क्या लगता है अगला समीकरण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि ये जो चीज़ें हुई है, ये पब्लिक की और डेमोक्रेसी की जीत है। अभी जो कोई भी पार्टी इस सत्ता में आएगी, चाहे वो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने या न बने, ये सारा जो समीकरण है ये बीजेपी और कांग्रेस से हटके जो इनके अलायंस पार्टनर है ना, वो डिसाइड करने वाले हैं। ये डिसाइड नहीं करेंगे। अभी जो 240 पर आके बीजेपी सिमट गई है, मेरे कैलकुलेशन से उन्होंने 10 सीटें ज़्यादा लाई है। अब वो सारा समीकरण जो हिंदुस्तान का अदली बदली हुआ है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। पब्लिक के मूड्स है, उनकी जो रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस के डिफरेंसेस है, पार्टी के अंदर की इंटरनल रिफ्ट है, और यूपी में उनका जो कैलकुलेशन था या चुनाव की रणनीति थी, एक बीजेपी का और कॉन्फिडेंस था जो यूपी के अंदर उनको ले डूबा। यूपी की जो हार है ना, कहते हैं कि हिंदुस्तान में दिल्ली में वो बैठता है जो यूपी उसको जिताती है। अब ये टाइम वो चीज़ फेल गई है, और ये सही साबित हुआ कि यूपी में जो इनका कैलकुलेशन 60 का था, ये आके 30 पे सिमट गया है। और जो ये डिफरेंस है जो इनको है ना मेजॉरिटी से दूर रखा। अब बीजेपी को अगर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको जो उनके अलायंस पार्टनर है जो है, उनके सारों को लेके चलना पड़ेगा। और ये चीज़ तो तय हुई कि वो जिस कॉन्फिडेंस से, जिस बेबाकी से मोदी जी और अमित शाह जी चल रहे थे, अभी आने वाले वक्त में अगर वो चुन के भी आते हैं या उनको ये सत्ता मिलती है प्राइम मिनिस्टरशिप की, वो तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। उनको जो सत्ता चाहिए थी 303 की जगह पर, आज वो 240 पर आ गए हैं जी। आज वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है। जितने भी अलायंस पार्टनर हैं वो उनको डिक्टेट करेंगे टर्म्स, और इनके पावर्स को है ना उतने तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा। जी, फिरोज जी का अहम बात आपने की। अब दूसरी बात मैं आपसे जानना चाह रहे हैं, कौन कौन से अलायंस पार्टनर है जो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? अलायंस पार्टनर तो पहले से ही प्री पोल अलायंसेज है। तेलुगु देशम है, जो JDU है, जो नीतीश कुमार जी हैं, ये तो अलायंस में है। पर चूँकि ये जो अलायंस में थे वो एक कंपल्शन था, वो एक अपनी मर्जी नहीं थी। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है। अब जो भी मजबूरी रही हो, वो तो लोग जानते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहता हूँ। जो भी मजबूरी रही हो, उस मजबूरी के तहत अगर ये जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि दो चाणक्यों की लड़ाई है, एक शरद पवार जी और दूसरी है अमित शाह।
अब ये दोनों किस तरह कन्विंस करते हैं बीजेपी के जो अलायंसेस पार्टनर है उनको तोड़ने की शरद पवार साहब कोशिश कर रहे हैं। दोपहर में ही उनको टेलीफोन कर दिया गया था। तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को शरद पवार साहब फ़ोन किए, नीतीश कुमार जी को फ़ोन किए, मोदी साहब उनको फ़ोन कर रहे हैं। ये सारा राजकारण दोपहर से 4 बजे के बाद से चला जा रहा है। मैंने तो आपको फ़ोन करके 11 बजे ही बता दिया था कि इस टाइम का प्राइम मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जिस तरफ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर उनका होगा। वो डिसाइड करने के बाद जो भी नीतीश कुमार जी फॉलो करेंगे, नीतीश कुमार जी फॉलो करने के बाद दूसरे अलायंसेस पार्टनर, क्योंकि अदर्स आर गोइंग टू डिसाइड। हम अगर 240 सीट बीजेपी की लेते और एनडीए की और दूसरी ये 240 सीट्स अगर इंडिया अलायंस की लेती तो बाकी 90 सीट के आसपास अदर्स है और ये 90 सीट डिसाइड करेंगी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो आने वाले वक्त में ये सब रुझाना, चलाना, रिझाना, उनको पटाना, ये सारा प्रोसेस 1-2 दिन में होगा। हो सकता है कि कोई न झुके, जो हमारा कैलकुलेशन है वो न चले और मोदी जी आ भी जाए। पर एक चीज़ तो नक्की है, इस टाइम वोटरों ने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। कोई भी आए पर ये चीज़ होगी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी न होने से अपनी मनमानी होने वाली नहीं है। तो फिर जी एक बात अहम कही आपने कि जो अलायंस पार्टनर है, ख़ास तौर पे अगर हम चंद्रबाबू नायडू जी की बात करें या नीतीश कुमार जी की बात करें, तो आइडियोलॉजिकली ये दोनों लीडर बीजेपी के आइडियोलॉजी को लेके फिट नहीं हैं और अभी तो नज़रें इन्हीं दोनों पे टिकी हुई है। तो लगता है आपको कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो क्या हमारे देश को स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी? देखो, स्टेबिलिटी की अगर बात हम करते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बीजेपी एंड जो अलायंस पार्टनर है उसके साथ होती है। क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 सीट्स लेके बीजेपी आई है। अगर कांग्रेस 100 के आसपास रहती है तो वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहेगी। अगर उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी छोड़ के अगर पावर में आना है तो 100 छोड़ के मैजिक फिगर 172 के लिए उनको सारा अलायंस की कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अब कोalition की हिस्ट्री हमने पहले भी देखी है कि अगर एक माइनॉरिटी सीट्स लेकर अगर एक पार्टी कोalition बनाती है और पावर में आती है 272 का मैजिक फिक्चर पहुंचने के लिए, तो कितना टाइम तक रहते हैं ये तो हिस्ट्री बताती है। खैर ये चीज़ नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है। ये टाइम हो रही थी, किसी ने अपेक्षा नहीं करी थी कि 300 से नीचे बीजेपी जाएंगी। सारे पोल इनके फेवर में थे और आपको पता है 15 दिन पहले मैंने जो कैलकुलेशंस बताया था उस कैलकुलेशन के तहत करीब 10 सीट का मेरा अनुमान और रिजल्ट्स के बीच में 10 सीट का बीजेपी को प्लस मिला है। यही चीज़ों का मेरे कैलकुलेशन में फ़र्क आया। और दूसरी एक चीज़ बड़ी आई है कि ये टाइम वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के बढ़े 10%। अच्छा, हाँ। पर सीट्स है ना 60-65 कम हो गई है। इसके लिए कि 3 पार्टी कांग्रेस एंड अदर्स, इंडिया जो अलायंस बना, ये सारे गुट बना, ये सारा ग्रुप जो बन के जो वोट शेयर है ना ज़्यादा लेकर गया है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का था, इनक्यूबेंसी फैक्टर थी, पार्टी के अंदर की इंटरनल रिफ्ट्स थी और दूसरे लोगों की जो पार्टियों की नाराज़गी थी, जितने भी जो चीज़ों की नाराज़गी थी, वो सब चीज़ें मिला जुला कर ये रिज़ल्ट पर इफेक्ट लाई है। अच्छा, एक अहम सवाल, इंडिया अलायंस क्या सरकार बनाने की स्थिति में है? अब इंडिया अलायंस की स्थिति डिपेंड करती है कि सारे जो 80-90 सीट्स जो अदर्स की है जी, वो लोग कहाँ जाते हैं। इसके अंदर में मैं बीजेपी एंड अलायंस पार्टनर्स को भी मैं गिन डालूँगा। बीजेपी 240 और इंडिया अलायंस का अंदर में अदर्स जो है बीजेपी के 240 को छोड़ के बाकी जितने लोग अगर एक तरफ आ जाते हैं, जिसमें मैं नीतीश कुमार जी, जिसमें तेलुगु देशम का चंद्रबाबू नायडू को भी पकड़ लूँ, अगर वो डिसीजन लेते हैं कि हमको नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जाना है, तो ये सारा इफ़ेक्ट इनके एक तरफ आते हैं तो 240 के सामने 542 का जो मैजिक फिगर है 300 एक तरफ आ सकते। अभी उसमें कितने लोग आ सकते नहीं करते ये आने वाला वक्त बताएगा। पर हम जो हिस्ट्री देखते हैं, 40 साल की शरद पवार साहब की जो हिस्ट्री हम देखते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बने, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर 40 की एज में बने थे, और वो किस तरह बने, जब उन्होंने अपना कांग्रेस का दल बनाया, जो कोalition उस टाइम पर तोड़ ताड़ की राजनीति करी। अभी जो महाराष्ट्र में जो 3 साल गवर्नमेंट बनाई, 3 साल तक के चला, 2.5-3 साल, ये सारा हिस्ट्री देखते हुए हम सरप्राइज नहीं होंगे कि कुछ चेंज आ सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि शरद पवार जी भी नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल अदा करेंगे? मतलब नेशनल लीडर तो वो है ही, लेकिन ये अगर हम इस चुनाव की बात करें, इंडिया अलायंस की जो है कि सरकार वो बनाए या एनडीए बनाए, तो लगता है आपको कि महाराष्ट्र के अलावा भी शरद पवार जी केंद्र की राजनीति में भी बड़ा रोल अदा करेंगे?
देखो, शरद पवार साहब का इतने सालों का जो ऑरा है हाँ। और जो एक इमेज चल रहा है मार्केट में या सोसाइटी के अंदर या हिंदुस्तान में, एक पॉलिटिकल गुरु, एक चाणक्य, वो रॉन्ग नहीं है। उनके पास एक आर्ट है, उनके पास एक कन्विंसिंग पावर है और उनके पास पॉलिटिकल विल के साथ साथ एक इच्छा होने के साथ साथ उनके पास वो इच्छा को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, जो चीज़ में रिज़ल्ट में ला सकता है। और मैं सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं होगा कि अगर वो कोई सरप्राइज़ इधर लाकर चेंज ला सकते हैं और इंडिया गवर्नमेंट को पावर में दिला सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते, महाराष्ट्र में हम लोग आते हैं, आपने इससे पहले भी एक हमें इंटरव्यू में बताया था, इसका एक उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल वो आज के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी और शिंदे गुट अगर मिलाए तो 18 क्रॉस नहीं किया उन्होंने। 29-30 के आसपास महाविकास आघाड़ी है जो कि जीत गई है। तो महाराष्ट्र का भी एक बड़ा रोल रहा है इस नतीजों में। महाराष्ट्र का तो बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। महाराष्ट्र और यूपी का दो का तो बड़ा रोल है, प्लस साउथ का। ये सब पकड़ के अभी मेरी गिनती जो थी वो 20-22 सीट के आसपास बीजेपी की अलायंस की थी, एनडीए की, जो 18 पर आ गए। और मैं ये टाइम कहूँगा कि जो मैं पहले फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में 15 दिन पहले कहा था कि शिंदे साहब का आप हल्का मत लीजिए, क्योंकि शिंदे साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने 40% सीट्स लाई है, 15 में से 6, प्लस जो बीजेपी ने 11 लाई है, 12 लाई है। वो सारी चीज़ों के अंदर शिंदे साहब का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो जो एक्सपेक्टेशन था कि उद्धव ठाकरे ग्रुप जो रिज़ल्ट्स लाएगा वो रिज़ल्ट नहीं ला पाए हैं। और जो वोट परसेंटेज हम देखेंगे, जो बीजेपी को, इनफैक्ट बीजेपी जो 12 लाई है उसके अंदर 6 या 7 सीट या 6 सीट तो मैं मिनिमम पकड़ूंगा कि शिंदे साहब के वजह से आई है। महाराष्ट्रियों ने जो वोट किया है, तो ये एक फोर्स है। और अगर शिंदे साहब बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं होती तो बीजेपी को शायद महाराष्ट्र के अंदर मुंह दिखाने की लायकात नहीं रहती। 5 सीट से ऊपर मैं प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। अगर शिंदे साहब का जो खुद का वोट, अगर जो 6 सीट जीते हैं और इनके वजह से जो 12 सीट में जो कैलकुलेशन महाराष्ट्रियन वोट का बीजेपी की तरफ आता है, इसमें बहुत बड़ा रोल शिंदे साहब का है। बहुत बड़ा रोल शिंदे साहब का है। तो दोस्तों, एडवोकेट फिरोज उस्मान जी को आपने सुना। 2-3 अहम बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि शरद पवार जी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी के वो संपर्क में हैं। नंबर 2, उन्होंने एक अहम बात ये कही कि सीएम एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। महाराष्ट्र में 40% ने जो कि वोट बैंक उन्होंने बढ़ाया, उनकी 6 सीटें आई है 15 में से। तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अब वोट किस करवट बदलता है ये कहना समय से पहले होगा। और हमें 2 दिन का इंतज़ार करना होगा कि सरकार एनडीए बना रही है या इंडिया अलायंस, और अगर एनडीए बना भी लेती है तो कितने समय तक, कितने दिनों तक ये सरकार चल पाएंगी, और क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने की पोजीशन में है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें 2 दिनों तक और इंतज़ार करना होगा। सलाम पीपल में आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए salampeople.com के साथ। Thank you very much.